हेलो एवरीवन। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के वीडियो में 24 फरवरी 2024 के करंट अफेयर कवर करेंगे। और करंट अफेयर की पीडीएफ आप स्टैटिक जीके के साथ मेरे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। मेरे टेलीग्राम का ऑफिशियल लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर मैंने दिया हुआ है। और मेरा जो जीएस जीके का फाउंडेशन बैच है उसे भी आप एग्जाम इंजन एप्लीकेशन से अवेल कर सकते हैं। एप्लीकेशन का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। और जो मेरा फाउंडेशन बैच है जीएसजीके का, उसका भी डायरेक्ट लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कल के क्वेश्चन की। कल मैंने आपसे बड़ा ही बेसिक सा एक क्वेश्चन पूछा था, क्योंकि ये क्वेश्चन मैं आपको रिपीट कराता रहता हूँ कई बार, चाहे यूट्यूब की क्लास हो और चाहे करंट अफेयर हो। मैंने आपसे सवाल ये पूछा था कि साल 2023 में ये कौन से देश का सेंट्रल बैंक है जिसके गवर्नर को गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया था। तो ये है भारत के सेंट्रल बैंक, मतलब आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास। कौन है? शक्तिकांत दास। इनको गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया था। शक्तिकांत दास इस टाइम पर आरबीआई के 25वें गवर्नर हैं। आरबीआई की स्थापना 1935 में करी गई थी। तब ये सरकारी नहीं हुआ करता था। इसमें जितने भी स्टेक होल्डर्स थे वो सारे प्राइवेट थे। लेकिन उसके बाद आगे चल के जब भारत को स्वतंत्रता मिली तो 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कौन सी कमेटी के तहत करी गई थी? तो आपको ये भी ध्यान रखना है। इसका नाम है हिल्टन हिल्टन यंग कमेटी। क्या नाम है? हिल्टन यंग कमेटी। और स्विट्जरलैंड की कैपिटल क्या है? बर्न। क्या बोलते हैं इसे? बर्न। नॉर्वे की कैपिटल क्या आप बता सकते हो कमेंट बॉक्स में? जापान की कैपिटल है टोक्यो। और भारत की आपको पता ही है, नई दिल्ली। अब शुरू करते हैं करंट अफेयर। ये कौन सा संस्थान है जिसने अभी इंडियन एयरफोर्स के साथ पैक्ट साइन किया है फ्यूचरिस्टिक वेपन्स के लिए? तो ये संस्थान है एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी। इन्होंने भारतीय वायुसेना के साथ एक पैक्ट साइन किया है और आने वाले समय में ये भारतीय वायुसेना को फ्यूचरिस्टिक वेपन्स बनाकर देंगे। वैसे मैं आपको बता दूं, आपको पता है पूरे तरीके से भारत में निर्मित जो तेजस एयरक्राफ्ट है, ये भी एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ने ही बनाया हुआ है। अब ये जो फ्यूचरिस्टिक वेपन्स की बात हो रही है, इसका मतलब ये है कि आने वाले समय में एलसीए के एलसीए तेजस के नए वेरिएंट्स भी देखने को मिलेंगे। और इतना ही नहीं, उससे कौन कौन सी मिसाइल्स ट्रिगर करी जा सकती हैं, ऐसे इक्विपमेंट्स भी ये बनाएंगे। और साथ में तेजस के अंदर हाई क्वालिटी के सेंसर्स भी लगाए जाएंगे। भारतीय वायुसेना की स्थापना 1932 में करी गई थी और इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली। और इस टाइम पे एयर चीफ मार्शल हैं विवेक राम चौधरी। कौन है? विवेक राम चौधरी। और एडीए जो है, एडीए की स्थापना करी गई थी 1984 में। इसका हेडक्वार्टर है बैंगलोर और इसके चेयरपर्सन है इस टाइम पे जितेंद्र जाधव। कौन है? जितेंद्र जाधव। ये कौन सा मंत्रालय है जिसने अभी आई क्रिएट और माइक्रोसॉफ्ट के बीच में एक पैक्ट को मंजूरी दे दी है? और ये दोनों मिलकर भारत के जो स्टार्टअप्स हैं उनमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ावा देने का काम करेंगे। मतलब कहने का ये है कि भारत में जो छोटे और लघु उद्योग करने वाले जो लोग हैं, जिन्होंने अभी हाल ही में व्यापार अपना शुरू किया है, उन्हें एआई से जोड़ने का काम करेंगी आई क्रिएट और माइक्रोसॉफ्ट, ये दोनों मिलकर। तो ये मंत्रालय है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। क्या आप बता सकते हो भारत सरकार के द्वारा हाल ही में विमेन्स सेफ्टी योजना के अंतर्गत ये फैसला लिया गया है कि इसको अगले कितने सालों तक के लिए एक्सटेंड किया जाएगा? तो केंद्र सरकार ने फैसला लिया है कि महिलाओं से जुड़ी हुई जो सेफ्टी योजनाएं हैं, इनको साल 2026 तक के लिए बढ़ा दिया जाएगा। इसके लिए केंद्र सरकार की तरफ से 1180 करोड़ की अतिरिक्त धनराशि आवंटित करी गई है। और आने वाले समय में, मतलब अभी 2024 चल रहा है, तो 2024 में, 2025 में और 2026 में, अगले 3 सालों तक हर साल 5-5 हजार महिला पुलिस पर्सनल्स को ट्रेनिंग भी इसके अंतर्गत दी जाएगी कि किस तरीके से वो महिलाओं से जुड़ा हुआ अगर कोई केस है तो उसमें इफेक्टिव इन्वेस्टिगेशन करें। इतना ही नहीं, महिलाओं के लिए 112 जो कि हेल्पलाइन नंबर है 24/7, ओके, तो उसमें भी जो उसको मेंटेन करने में और एक्सपेंसेस जो उससे जुड़े हुए हैं या इन्वेस्टिगेशन से जुड़े हुए जो योजनाएं हैं, उन सब में 1180 करोड़ की धनराशि खर्च करी जाएगी अगले 3 सालों में। बाय द वे, केंद्र सरकार ने यहाँ पर यह भी बताया है कि आने वाले समय में 6 साइबर फॉरेंसिक्स लैब भी खोली जाएंगी। कहाँ कहाँ पर ये लैब खोली जाएंगी? एक तो पुणे में लैब होगी,
एक दिल्ली में नई लैब खोली जाएगी जिसमें स्पेशली महिलाओं के केसेस ही देखे जाएंगे, और एक भोपाल में, एक चंडीगढ़ में, चार हो गई, एक कोलकाता में भी खोली जाएगी और एक कामरूप में खोली जाएगी। ठीक है, बाकी पूरी लिस्ट मैंने दे रखी है पीडीएफ में, आप पीडीएफ एक बार देख लीजिएगा। एनटीपीसी जिसको बोलते हैं नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, एनटीपीसी के द्वारा भारत का सबसे बड़ा ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन फैसिलिटी प्लांट स्थापित किया जाएगा कौन से राज्य में? तो इन्होंने फैसला लिया है कि आंध्र प्रदेश के अंदर ये सबसे बड़ा अभी तक का भारत का हाइड्रोजन प्रोडक्शन प्लांट खोला जाएगा। और आंध्र प्रदेश के अंदर कहाँ पे? तो विशाखापत्तनम, आप जानते हैं ना, विशाखापत्तनम के पास एक गांव पड़ता है, इसका नाम क्या है? उदिम दका। क्या नाम है? यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, उदिम दका इसका नाम है। तो इस गांव में 1200 एकड़ जमीन एक्वायर करके इसी में यह प्लांट बनाया जाएगा। ये जो प्लांट होगा ये हर दिन करीब करीब आप ये मान लीजिए 1200 टन हाइड्रोजन का उत्पादन करेगा, जो कि अपने आप में अभी तक का सबसे ज्यादा रेशियो होगा। एनटीपीसी की स्थापना 1975 में करी गई थी। हेडक्वार्टर है इसका नई दिल्ली, और एनटीपीसी के चेयरपर्सन है गुरदीप सिंह। कौन है? गुरदीप सिंह। और आंध्र प्रदेश में इस टाइम पे मुख्यमंत्री कौन है? वाई एस जगन रेड्डी की यहाँ पर सरकार है, और यहाँ के गवर्नर हैं अब्दुल नजीर। अब्दुल नजीर पिछले साल ही ये यहाँ के गवर्नर बने हैं। विश्व चिंतन दिवस प्रत्येक वर्ष कौन से दिन मनाया जाता है? ये दिवस 22 फरवरी को हर वर्ष मनाया जाता है। और इस बार की जो इसकी थीम थी ये थी आवर वर्ल्ड, आवर थ्राइविंग फ्यूचर। और इस दिवस को पहली बार 1926 में मनाया गया था। इसी को इंटरनेशनल फ्रेंडशिप डे के रूप में भी मनाया जाता है। ये कौन सी राज्य सरकार है जिसने एक ट्रैवल एजेंसी कंपनी मेक माई ट्रिप के साथ पैक्ट साइन किया है इस राज्य के कल्चर एंड ट्रेडिशंस को प्रमोट करने के लिए? तो एमएमटी के साथ पैक्ट साइन करने वाली सरकार है गोवा सरकार। गोवा में प्रमोद सावंत है मुख्यमंत्री। गोवा सरकार ये चाहती है कि मेक माई ट्रिप गोवा की जो कल्चरल डाइवर्सिटी है, जो वहाँ के ट्रेडिशंस हैं, और गोवा के अंदर स्पेशली सनसेट वहाँ का फेमस है, वहाँ की सैंड फेमस है, वहाँ के बीचेस फेमस है, इन सभी को प्रमोट करने का काम करें मेक माई ट्रिप। इससे गोवा के अंदर पर्यटन को और ज़्यादा बढ़ावा मिलेगा। मेक माई ट्रिप ने अभी कुछ टाइम पहले केंद्र सरकार के साथ भी पैक्ट साइन किया था, और सेंट्रल गवर्नमेंट ने एमएमटी को यह जिम्मेदारी दी थी कि ये भारत दर्शन को दुनिया भर में प्रमोट करने का काम करें, जिससे कि भारत के अंदर पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। एमएमटी की स्थापना साल 2000 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है गुरुग्राम, और एमएमटी के सीईओ हैं राजेश माघो। क्या नाम है इनका? राजेश माघो। ओके। और गोवा में मैंने आपको बताया ही, मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत, और गवर्नर कौन है? ये हैं पी एस श्रीधरन पिल्लई। ये इस टाइम पे गवर्नर हैं। ये कौन सा देश है जिसको सरपास करके भारत तीसरा सबसे बड़ा प्रॉफिटेबल रीजन बन गया है एचएसबीसी के लिए? पहले तो आपको पता होना चाहिए एचएसबीसी है क्या। एचएसबीसी इसका फुल फॉर्म है, इसको बोलते हैं हांगकांग एंड संघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन। एक तरीके से आप ये बोल सकते हो ये हांगकांग की बैंकिंग एंड फाइनेंशियल कंपनी है। ये दुनिया भर के कई सारे देशों में काम करते हैं। तो एचएसबीसी के लिए जो सबसे प्रॉफिटेबल रीजन है उसमें तीसरे नंबर पे भारत आके खड़ा हो गया है, और भारत ने चाइना को पछाड़ दिया है। चाइना अब चौथे नंबर पे आ गया है। ठीक है, तो ये है चाइना, चीन जिसको पछाड़ दिया है। और अगर 2023 के सत्र में बात करें तो भारत में जो इनका व्यापार था ये 19% तक ग्रो कर गया था। एचएसबीसी ने पिछले साल किस भारतीय को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया था? तो ये हैं विराट कोहली, जिनको एचएसबीसी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया था। इस बैंक की स्थापना 1865 में करी गई थी, 1865। और इसके चेयरपर्सन है इस टाइम पे मार्क ट्यूकर। क्या नाम है? मार्क ट्यूकर। बाय द वे इस बैंक का मैं आपको इतिहास बता देता हूँ। सबसे पहले इस बैंक की स्थापना जब 1865 में करी गई थी, तब इसे हांगकांग एंड संघाई बैंक के नाम से जाना जाता था। ठीक है, तो ये हांगकांग एंड एक तरीके से चाइना, दोनों रीजन का प्रॉपर ये बैंक कहलाता था। लेकिन उसके बाद 1866 में ही अगले साल क्या हुआ कि ये कहलाया हांगकांग एंड संघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन का, इसको नाम मिल गया। और उसके बाद 1991 में, 1991 में अगर बात करें तो उस टाइम पर लंदन की एक कंपनी ने इसे टेक ओवर कर लिया, और तब से ये एक तरीके से सब्सिडरी कहलाता है वहाँ की एक संस्थान की।
ये कौन है जिनको बैंक ऑफ इंडिया के एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन एंड नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर के रूप में अपॉइंट किया गया है? तो ये है एम आर कुमार। एम आर कुमार का नाम आपने मेरे मुंह से पहले भी सुना होगा, क्योंकि ये एलआईसी के चेयरपर्सन थे कुछ टाइम पहले, सिद्धार्थ मोहंती से पहले। तो एम आर कुमार अब बैंक ऑफ इंडिया के नए एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन होंगे। बैंक ऑफ इंडिया के अलावा इंडियन ओवरसीज बैंक और यूको बैंक, इन दोनों में भी अपॉइंटमेंट्स हुए हैं। इंडियन ओवरसीज बैंक के नए एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन कौन बने हैं, तो आपको इनका भी नाम ध्यान रखना है। ये हैं श्रीनिवासन श्रीधर, आईओबी के हैं। और यूको बैंक के कौन है, ये हैं अराव मुदन कृष्ण कुमार। तो तीनों के नाम यहाँ पर दिए हुए हैं। ये एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, लेकिन इसके अंदर 3 क्वेश्चन एक तरीके से मैंने आपको कवर कर दिए हैं। अब अगर बात करें बैंक ऑफ इंडिया की, तो बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1906 में करी गई थी। और इंडियन ओवरसीज बैंक की स्थापना 1937 में करी गई है। यूको बैंक की स्थापना 1943 में करी गई है। बैंक ऑफ इंडिया जो है इसका हेडक्वार्टर है मुंबई, और इंडियन ओवरसीज बैंक का हेडक्वार्टर है चेन्नई, और यूको बैंक जो है इसका हेडक्वार्टर है कोलकाता। और बैंक ऑफ इंडिया के चेयरपर्सन है इस टाइम पे रजनीश कर्नाटक। और इंडियन ओवरसीज बैंक के हैं इस टाइम पे अजय कुमार श्रीवास्तव। और यूको बैंक के हैं इस टाइम पे अश्विनी कुमार। विश्व की सबसे ऊंची जमी हुई झील पर जो मैराथन है, इसका आयोजन कहाँ पर किया गया? तो इसका आयोजन किया गया लद्दाख में। और लद्दाख में एक झील है जिसको बोलते हैं पेंगोंग लेक। और थ्री इडियट मूवी आपने देखी होगी, उस मूवी में जो लास्ट में लेक आपको दिखाई गई है वही है पेंगोंग लेक, बिल्कुल नीली झील। और यहाँ पर जो मैराथन हुई है, ये 2 इवेंट में हुई है, 21 किलोमीटर और 10 किलोमीटर कैटेगरी में। और दुनिया भर से आपको बता दूं 120 रनर्स ने यहाँ पर हिस्सा लिया हुआ है। और ये लोग 7 देशों से यहाँ पर आए थे पार्ट लेने। और ये जो पर्टिकुलर मैराथन रही है, इसका नाम बड़ा ही इंटरेस्टिंग रखा गया है। इसका नाम मैं आपको बताता हूँ, ये है थ्रेस्ट रन। क्या मतलब है इसका? थ्रेस्ट रन। थ्रेस्ट रन का आपको पता है मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है कि जमी हुई झील पर ये आखिरी मैराथन हो सकती है। दरअसल ये मैराथन इसलिए आयोजित करी गई है कि लोगों को अवेयरनेस हो कि हिमालयन रीजन में किस तरीके से बहुत तेजी से ग्लेशियर पिघलते चले जा रहे हैं, जो कि हमारे वातावरण के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो इसीलिए इसका नाम थ्रेस्ट रन रखा गया है कि ये जमी हुई झील पर आखिरी मैराथन हो सकती है। आपको सुनने में ही थोड़ा अजीब लग रहा होगा। जी हाँ, लेकिन यही सच्चाई है। लगातार हमारा जो इकोसिस्टम है वो ध्वस्त होता चला जा रहा है। लद्दाख में इस टाइम पे गवर्नर कौन है? ये हैं बीडी मिश्रा। कौन है? बीडी मिश्रा। ये कौन सा संस्थान है जिसके द्वारा भारत का सबसे बड़ा ड्रोन पायलट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट लॉन्च किया गया है? तो ये है आईआईटी गुवाहाटी। और आईआईटी गुवाहाटी आने वाले समय में आ, बड़ी कैटेगरीज के ड्रोन लॉन्च करने वाले हैं। और इतना ही नहीं, ये एक ऐसा संस्थान भी स्टैब्लिश कर रहे हैं जहां पर ड्रोन के लिए लोगों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। ध्यान रहे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक योजना चलाई थी। इसका नाम क्या है? इसका नाम है नमो ड्रोन दीदी। क्या नाम है? नमो ड्रोन दीदी। इस योजना के अंतर्गत पीएम नरेंद्र मोदी ये चाहते हैं कि 2030 तक भारत दुनिया का वो देश बन जाए जो कि अपने आप में ग्लोबल ड्रोन हब कहलाएगा। तो इस दिशा में हम अग्रसर हैं। इसी वजह से ड्रोन से जुड़े हुए इंस्टीट्यूट लगातार खोले जा रहे हैं। एक और बात आपको ध्यान रखनी है, पिछले साल भारत के पहले ड्रोन स्कूल का उद्घाटन कहाँ पर किया गया था? यह किया गया था मध्य प्रदेश में। एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है, इन्होंने अभी हाल ही में 2022 से 23 के सत्र में अपनी सर्विसेज के लिए क्या कैटेगरी रेटिंग हासिल करी है? तो इनको एक्सीलेंट कैटेगरी रेटिंग मिली हुई है। और ये जो रेटिंग है ये इनको डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस के द्वारा दी गई है। मतलब कहने का ये है कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने पिछले सत्र में काफ़ी बेहतर कार्य किया है, जिसके लिए इनको उत्कृष्ट की रेटिंग मिली हुई है। और डबल एआई जो है, इन्होंने पिछले सत्र में 5,175 करोड़ की धनराशि खर्च करी हुई है। मतलब आप ये बोल सकते हो कि जो पैसेंजर्स हैं जो हवाई यात्रा कर रहे हैं एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंतर्गत, उनको फैसिलिटीज देने के लिए इतनी धनराशि खर्च करी गई है पिछले एक सत्र में। और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जिसकी स्थापना 1995 में करी गई थी, हेडक्वार्टर है इसका नई दिल्ली। इसके चेयरपर्सन है संजीव कुमार। कौन है? संजीव कुमार। और कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था
कि फ्रांस के द्वारा हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड से किस भारतीय को सम्मानित किया गया है? तो ये है शशि थरूर। शशि थरूर। इनको फ्रांस की जो दिल्ली में एम्बेसी है वहीं पर सम्मानित किया गया। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा विजिलेंस कमिश्नर के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? तो जो आपको पिक्चर में दिख रहे हैं ये हैं ए एस राजीव। और ए एस राजीव इससे पहले बैंकिंग सेक्टर में जो बैंक ऑफ महाराष्ट्र है ना, इसके सीईओ थे। और बैंक ऑफ महाराष्ट्र एक पब्लिक सेक्टर बैंक है, तो अब ये विजिलेंस कमिश्नर के रूप में अपॉइंट किए गए हैं। देखिए, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के अंतर्गत ये आता है। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जिसकी स्थापना 1964 में करी गई थी। इसके अंदर 3 मेंबर्स का प्रावधान है, जैसे इलेक्शन कमीशन में होते हैं ना, एक होता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर और बाकी के 2 इलेक्शन कमिश्नर। उसी तरीके से यहाँ पर भी है, एक होते हैं चीफ विजिलेंस कमिश्नर, ठीक है, या सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर आप इन्हें बोल सकते हो, और बाकी के 2 विजिलेंस कमिश्नर होते हैं। तो इस टाइम पर जो सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर हैं ये हैं पीके श्रीवास्तव, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, ठीक है। और बाकी के 2 जो विजिलेंस कमिश्नर हैं, एक तो अब ए एस राजीव हो गए हैं जिनको अपॉइंट किया गया है, और इनसे पहले से जो है ये है अरविंद कुमार। अरविंद कुमार। अब मेरा आज का सवाल आपसे, आप में से कितने लोग बता सकते हैं सिग्मो इनमें से कौन से राज्य का फोक डांस है? कमेंट बॉक्स में जल्दी से लिखकर बताइए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है स्टैटिक जीके का ये। और आप मेरे बैचेस जैसे कि जीएस जीके का फाउंडेशन बैच, आप इसे एग्जाम इंजन एप्लीकेशन से डाउनलोड कर सकते हैं। एप्लीकेशन का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और इस बैच का भी डायरेक्ट लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। इस बैच के अंदर आप यहाँ से देख सकते हो मैंने कौन कौन से टॉपिक किए कवर हुए हैं, और हर एक वनडे एग्जामिनेशन में इन टॉपिक्स के अलावा कुछ भी आपके सिलेबस में नहीं बचता है। अपार्ट फ्रॉम दिस, मैंने पिछले 5 सालों के पीवाईक्यूज भी इस बैच में कवर किए हैं, और वन लाइनर का क्रैश कोर्स भी आपको दिया हुआ है। जब आप बैच में जाएंगे तो वहां पर फोल्डर्स के अंदर आपको डेमो क्लास भी मिलेगी, तो आप पहले डेमो क्लास लीजिए। अगर आपको अच्छा लगता है मेरा पढ़ाना तो ही आप इस बैच को अवेल करें। बाकी मैं आपको ये वादा करता हूँ कि इस बैच की मदद से आप मैक्सिमम स्कोर कर पाएंगे किसी भी वनडे एग्जामिनेशन में, फिर चाहे वो एसएससी हो या फिर राज्य का कोई भी एग्जाम हो। अभी आपके पास मौका भी है, अगले 3 महीने बचे हुए हैं, क्योंकि अब आचार संहिता लगने वाली है, और जब तक चुनावी प्रक्रिया चल रही है तब तक आप इस बैच को कवर करके मैक्सिमम स्कोर कर पाएंगे आने वाले एग्जाम्स में। क्योंकि जब एग्जाम आ जाएंगे बिल्कुल पास, तब आपके पास समय नहीं होगा। यही बिल्कुल सही समय है। मौसम भी सही है, ना बहुत ज़्यादा गर्मी है ना बहुत ज़्यादा ठंड है। आप इस टाइम पर अपना मैक्सिमम टाइम स्टडीज़ को दे सकते हैं। तो चलिए, कल फिर से मुलाकात होगी। आज की बात यहीं तक। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। टेक केयर। बाय बाय। आपका दिन मंगलमय हो।